प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। दूसरा बिंदु रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। तीसरा बिंदु रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और चौथा बिंदु रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि आंशिक धन आवेशित H एटम तथा छोटी आकार के तथा छोटे आकार के परबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य उत्पन्न होता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यानी दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जो कि आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु तथा छोटे आकार के परबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य उत्पन्न होता है। मान लो कि हाइड्रोजन परमाणु है, वो किसी परमाणु A के साथ सहसंयोजी बंध से बंधित है, जहां A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन परमाणु से अधिक है। यहां A के रूप में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन दोनों परमाणुओं के ठीक बीचों बीच नहीं रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में A परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। अतः इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से A परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण इस A परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश तथा H परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है और यहां एक डाइपोल यानी द्विध्रुव बन जाता है। अब मान लीजिए इस डाइपोल के संपर्क में एक अन्य परमाणु B आता है। यदि इस B परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक है तथा B परमाणु छोटे आकार का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु तथा इस B परमाणु के मध्य एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इस दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा। अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। हमारा दूसरा बिंदु है H
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक शर्त, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो शर्त होती है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आंशिक धन आवेशित होना चाहिए, और यह तभी संभव होता है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आदि के साथ सहसंयोजी बंध से बंधित होता है। यानी पहली शर्त होगी H एटम है वो आंशिक धन आवेशित होना चाहिए, आंशिक धन आवेशित होना चाहिए, और यह तभी संभव होता है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ सहसंयोजी बंध से बंधित होता है। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु A के साथ सहसंयोजी बंध से बंधित होता है। यहाँ A के स्थान पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के ठीक बीचों बीच नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में A परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अतः इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आंशिक रूप से A परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण A परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश और H परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहली शर्त होती है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ सहसंयोजी बंध से बंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त यह होती है कि आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होनी चाहिए और इस परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। यानी दूसरी शर्त हो गई आंशिक धन आवेशित H एटम के साथ H बॉन्डिंग बनाने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता H एटम से अधिक होनी चाहिए तथा इस मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की साइज यानी आकार छोटी होनी चाहिए। यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये छोटे आकार का होना चाहिए। तो दूसरी शर्त ये हो गई कि आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होनी चाहिए तथा इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइज है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे
माना अपने पास एक डाइपोल HA है, जहां A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से A परमाणु को विस्थापित हो जाते हैं, जिससे A के ऊपर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ A के स्थान पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब मान लीजिए इस डाइपोल यानी इस ध्रुवीय अणु के संपर्क में एक परमाणु B आता है। यदि इस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक है और B छोटे आकार का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु और इस B परमाणु के बीच में एक दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए ये दो शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ सह संयोजी बंध से बंधित होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये होती है कि आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला जो परमाणु है उस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होनी चाहिए, तथा यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोटे आकार का होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो शर्त, दो कंडीशन होती है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार। टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध और अंत्य आणविक हाइड्रोजन आबंध। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पहले लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो दो अणुओं के मध्य होती है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के मध्य बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो HF मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो किस तरह से होती है।
इस तरह से HF अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां एक ध्यान देने योग्य बात होती है कि HF अणुओं के बीच में प्रबलतम इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है। यानी HF अणुओं के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो प्रबलतम होती है। दूसरा एग्जांपल हम लें तो H2O मॉलिक्यूल्स के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे ये जल का एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब जल का दूसरा अणु, अब जल का तीसरा अणु, इस तरह से आगे चलता रहता है। अब इन जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस तरह से यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहां भी हो जाती है और यहां आगे भी चलती रहती है। तो इस तरह से जल के अणुओं के बीच में, HF अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अलावा अमोनिया अणुओं के मध्य भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल अणुओं के मध्य भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो अणुओं के मध्य। जैसे हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो अणुओं के मध्य है। एक अणु ये है और एक अणु ये है। उसी प्रकार देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो अणुओं के बीच में एक अणु ये और एक अणु ये। तो कहने का अर्थ दो अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखो ये दोनों अणु सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों अणु अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहां हमने देखा कि HF अणुओं के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ HF के दोनों अणु सेम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे एक अणु एल्कोहल का है और एक अणु जल का है। तो एक अणु एल्कोहल और एक अणु जल है, उनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें ये दोनों अणु हैं, ये दोनों अणु एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न होता है। वो प्रभाव ये होता है कि इस इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम आणविक संगुणन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं, आणविक संगुणन कहते हैं। यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यौगिकों के दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम आणविक संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं। इस आणविक संगुणन के कारण मॉलिक्यूल्स के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यौगिकों में अंतर आणविक आकर्षण बल है वो प्रबल हो जाता है। ये सबसे प्रमुख प्रभाव होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब जो दूसरे प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। इंट्रा का अर्थ होता है एक ही अणु, यानी एक ही अणु में एक ही मॉलिक्यूल में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, एक एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु एक ही अणु के हैं, अतः हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यह सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड में क्या होता है कि इस O और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही अणु में होती है। जैसे यहां में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सैलिसिलिक एल्डिहाइड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहां हम देखते हैं कि इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण संबंधित अणु के अंदर एक वलय का निर्माण हो जाता है, यानी एक किलेट का निर्माण हो जाता है। किलेट यानी इसको रिंग भी कहते हैं। यानी इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण संबंधित अणु के अंदर एक किलेट यानी एक वलय बन जाती है। अतः हम इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को किलेट बॉन्ड भी कहते हैं, किलेट बॉन्ड। लेकिन यह ध्यान देने ये बात ये होती है कि किलेट बॉन्ड तभी बनेगा जब बनने वाली वलय के अंदर 5 अथवा 6 सदस्य हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 6 सदस्यों वाली वलय ही पर्याप्त रूप से स्टेबल होती है। तो यहां हम देखते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर जो रिंग बनी है, जो किलेट बनी है, उसके अंदर जो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो यह 6 सदस्यीय वलय बनी है। इसी प्रकार हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 सदस्यीय वलय बनी है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण संबंधित अणु के अंदर एक किलेट यानी एक वलय का निर्माण हो जाता है। अतः हम इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को किलेट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ मेन बात ये होती है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब बनने वाली वलय के अंदर 5 अथवा 6 सदस्य हो। अब हम देखते हैं कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये उत्पन्न होता है कि इस बॉन्डिंग के कारण अणुओं के अंदर किलेट का निर्माण हो जाता है, यानी अणुओं में किलेशन हो जाता है, यानी अणुओं के अंदर वलय का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अणुओं की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी अणुओं की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी किलेशन के कारण अणुओं की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब अणुओं की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये सारांश में कह सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण यौगिकों में अंतर आणविक आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाता है, वो दुर्बल
हो जाता है। तो ये था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखो, हम जानते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच में आयनिक बंध बनता है तब दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण आदान प्रदान होता है। अब जब दो परमाणुओं के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उन दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के समय न तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और न ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यानी पहला बिंदु ये हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के समय न तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और न ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। दूसरा बिंदु, हाइड्रोजन बॉन्ड की यदि हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का मान है, बॉन्ड एनर्जी का मान है वो सामान्यतया 5 से 40 किलो जूल प्रति मोल के मध्य होता है। यानी जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड एवं सहसंयोजी बॉन्ड से तो कमजोर होता है लेकिन वांडरवाल फोर्स से प्रबल होता है। यदि हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर इस प्रकार से होता है। इन चारों में सबसे वीक होता है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स से प्रबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी बंध से प्रबल होता है आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। तो हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वांडरवाल फोर्स से तो प्रबल होता है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड एवं आयनिक बॉन्ड से दुर्बल होता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो जनरली 5 से 40 किलो जूल प्रति मोल के मध्य होती है। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि HF2 नेगेटिव अणु के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है, अर्थात उस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होती है। यानी इसकी संरचना इस तरह से होती है, H F और यहां F नेगेटिव। तो यहां जो और यहां हम देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश और इसके ऊपर आंशिक धन आवेश। तो यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 200 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होती है। यानी कहने का अर्थ HF2 नेगेटिव मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होती है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, HF2 नेगेटिव अणु के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होती है।
तीसरा बिंदु, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो परिमाण है वो सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है और गैसीय स्टेट में मिनिमम होता है। यानी H बॉन्ड का परिमाण है वो सॉलिड स्टेट में यानी सॉलिड फेज में मैक्सिमम होता है और गैसीय फेज में मिनिमम होता है। यानी यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो परिमाण है वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड फेज में मैक्सिमम होता है, जबकि गैसीय प्रावस्था में मिनिमम होता है। चौथा बिंदु, यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की निर्भरता की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजी बंध और हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए दोनों ऋण विद्युतीय परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करती है। अर्थात ए एच और बी, यहां हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए और बी इन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करती है। कैसे? देखो, इस ए परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। यानी एच बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। यानी इस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। दूसरी बात, इस बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। यानी H बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। धन्यवाद, थैंक यू।